गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आरसी फिजिक्स क्लासेस। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवकलन। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि अवकलन क्या होता है। तो सबसे पहले तो जो अवकलन होता है वो मेजरमेंट करता है, यानी मापता है। अब किसका मेजरमेंट करता है? देखिए अवकलन मेजरमेंट करता है रेट ऑफ चेंज का। किसका मेजरमेंट करता है? रेट ऑफ चेंज, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है कि परिवर्तन की दर। अर्थात जो अवकलन है वो परिवर्तन की दर को मापता है। तो अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे परिवर्तन की, उसके बाद हम बात करेंगे दर की। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं परिवर्तन की ओर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चेंज बोला जाता है कि क्या होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो क्वांटिटी होती है, यानी कोई भी जो राशि होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? नियत बोला जाता है। और दूसरी जो होती है वो होती है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील। अब देखिए नियत राशियां कौन सी होती है कि वह राशि जो समय के साथ परिवर्तित ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई संख्या लिख दी 2 4 6 8। अब देखो ये संख्या समय के साथ चेंज थोड़ी होगी, 2 तो 2 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। तो ऐसी राशियां तो कहलाती है जो कांस्टेंट होती है। और जो दूसरी राशियां वेरिएबल है, इसके एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं, जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, दूरी है, ये सब राशियां कैसी राशियां हैं? ये सब वेरिएबल है, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। बताओ कोई वस्तु जैसे 10 मीटर पर सेकंड के वेग वेलोसिटी से चल रही है, कुछ टाइम बाद हो सकता है उसका वेग 20 हो गया, फिर 40 हो गया। तो ये जो राशियां हैं वो तो होती है वेरिएबल, और जो चेंज ना हो उनको बोला जाता है नियत। अब देखिए जो परिवर्तन होता है उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। जो चेंज है उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हम बात करेंगे बिग चेंज की, मतलब बड़ा परिवर्तन, और एक जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे स्मॉल चेंज। ठीक है, बिग यानी बड़ा परिवर्तन, स्मॉल यानी छोटा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन और स्मॉल यानी छोटा परिवर्तन। अब देखिए जो बिग परिवर्तन या जो बिग चेंज है ना, उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है डेल्टा। इस डेल से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, और स्मॉल चेंज को किससे रिप्रेजेंट करोगे? डी से। तो फिजिक्स में कहीं भी डे लिखा हुआ मिल जाए या डी लिखा हुआ मिल जाए तो इनका मतलब क्या है? ये किसको बता रहे हैं? ये बता रहे हैं परिवर्तन को। डेल बता रहा है बिग चेंज को, और जो ये स्मॉल डी है वो किसको बता रहा है? स्मॉल चेंज को। तो दोनों ही किसको बताते हैं? परिवर्तन को शो करते हैं। तो अब देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि किसको तो आप बिग चेंज बोलोगे और किसको आप स्मॉल चेंज बोलोगे। जैसे सपोज दैट किसी राशि में 4 से 6 का परिवर्तन हुआ, तो अब मैं आपसे पूछूं कि चेंज बताइए कितना हुआ। तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हो? चेंज निकालने का तरीका है या परिवर्तन निकालने का तरीका है कि अंतिम स्थिति में से आप अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करोगे। बताओ अंतिम कितना है? 6, और प्रारंभिक कितना है? 4। तो माइनस करो तो कितना आया? 2। अब बताओ ये जो 2 है वो बिग चेंज है या स्मॉल चेंज? अर्थात इस 2 के लिए डे लिखोगे या स्मॉल डी लिखोगे? तो इसके लिए देखो ये 2 है, बहुत बड़ी राशि है, इसके लिए आप क्या लिखोगे? डे लिखोगे। उसी प्रकार जैसे मैं चेंज करूं कि 8 से 10 चेंज हो गया, ठीक है, तो यहां जब आप चेंज निकालोगे तो चेंज कितना आएगा? 2 आएगा। तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल के। बट देखो अगर किसी राशि में जैसे परिवर्तन इस प्रकार हो रहा है 0.001 से लेकर 0.0001, ये देखो बहुत छोटा चेंज है, तो यहां पर आप किसका यूज करोगे? डी का। तो डेल तो बताता है बड़े चेंज को, और डी बताता है छोटे चेंज को, यानी स्मॉल चेंज को बताता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कहीं भी देखो मैं ऐसे लिख दूं कि डेल एक्स, इसका मतलब डेल तो किसको बताता है? परिवर्तन को, और एक्स का मतलब परिवर्तन हो किस में रहा है? एक्स में। तो आप क्या लिखोगे कि एक्स में परिवर्तन, चेंज कौन सा होगा? बिग चेंज होगा, क्योंकि क्या आया है? डेल। अगर मैं डेल टी लिखूं तो क्या हो जाएगा? टी में परिवर्तन। उसी प्रकार मैं dt लिखूं तो t में परिवर्तन, बट परिवर्तन किस प्रकार का हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। और अगर dy लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप क्या समझोगे? y में परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन है? स्मॉल परिवर्तन। तो डेल का मतलब बिग चेंज और d का मतलब स्मॉल चेंज।
अब देखिए, अब जैसे मैंने कोई राशि लिखी कि आपको चेंज करना है 4 में। 4 क्या है? कोई संख्या, और मैंने अभी अभी बताया है संख्या कैसी राशि होती है? नियत, यानी ये चेंज नहीं होती, तो इसमें चेंज कितना हो जाएगा? 0। उसी प्रकार मैं लिख दूं D11, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि अगर किसी भी कांस्टेंट राशि में आप चेंज करते हो तो उसका मान हमेशा आपको कितना मिलेगा? 0। कांस्टेंट राशि का मतलब जो बदले ना, जैसे संख्या है तो वो चेंज थोड़ी होगी, तो इसलिए डीसी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कि अवकलन किसका मेजरमेंट करता है? अवकलन करता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो चेंज की बात तो मैंने कर ली, दो प्रकार का होता है, बिग और स्मॉल। अब मैं बात करता हूं रेट की। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट। रेट को हिंदी में बोला जाता है दर। तो देखिए, जब भी रेट की बात आए ना, तो रेट कैसे निकालते हो? रेट का मतलब है कि किसी भी एक राशि में परिवर्तन, किसी भी एक राशि में जो परिवर्तन हो रहा है उसको आप डिवाइड कर दो किसी दूसरी राशि में होने वाले परिवर्तन से। अर्थात एक राशि में जो चेंज हो रहा है उसको जो दूसरी राशि के सापेक्ष जो चेंज हो रहा है उससे आप क्या कर दो? डिवाइड। जैसे मैं बोलूं कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x या विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसका मतलब क्या है कि y में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? x के। तो ऊपर आप क्या लिखोगे? चेंज इन y, यानी y में परिवर्तन अपॉन चेंज इन x, यानी x में परिवर्तन। हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे कि y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। अब बताओ, y में परिवर्तन को मैंने अभी अभी क्या कहा है, और हम बात करें स्मॉल चेंज की, तो स्मॉल चेंज के लिए क्या जाएगा? dy और अपॉन dx। तो कहीं पे भी जैसे आपको मिले dy अपॉन dx, dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, dv अपॉन dt, ds अपॉन dt, ये जो सब राशियां हैं वो किसको प्रदर्शित करती है? वो प्रदर्शित करती है अवकलन को, डिफरेंशिएशन को। तो अवकलन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज, यानी किसी भी एक राशि में अगर दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला इसका dy अपॉन dx, dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कहीं पे भी ऐसी राशि दिख जाए तो इसका सीधा सा मतलब है वहां पर आपको क्या करना है? अवकलन करना है। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं अब देखिए अवकलन के कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, यानी x की पावर n का आपको देखो d बाई डी एक्स दिख रहा है आपको। तो मैंने क्या कहा था, ये राशि किसको बताती है? अवकलन को। करना किसका अवकलन है आपको? x की पावर n का। तो इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखो आपने दो काम किए हैं, वो दो काम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समाकलन में काम आएंगे। देखो, पहला तो आपने क्या किया कि पावर को इस x से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई बाई पावर, यानी घात से गुणा। देखो यहाँ पे घात कितनी है? n, तो देखो इसको आगे किससे गुणा किया आपने? n से। तो हिंदी में लिखना चाहो तो घात से गुणा करते हो पहले प्रोसीजर में तो। और दूसरा क्या करते हो, देखो घात पहले क्या थी? x की पावर n, अब क्या है? x की पावर n माइनस 1, यानी घात को आपने एक कम किया है, तो पावर डिक्रीज बाई 1, पावर डिक्रीज बाई 1, यानी घात में एक की कमी। बताओ ये दोनों बातें समझ में आई? पहले तो आपने क्या किया कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई किया, देखो पावर कितनी है? n, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड केस में हमने, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि पावर डिक्रीज बाई 1, पहले n थी अब कितनी हो गई? n माइनस 1 हो गई। देखो यहां से बहुत, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अब मैंने आपको बोल दिया कि d बाई डी एक्स x का आप अवकलन करो, ठीक है? किसका अवकलन करो? x का अवकलन करो, x के सापेक्ष।
ये यही तो बोल रहा है, मैंने क्या कहा था, dy/dx का मतलब क्या है कि y में परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष। तो यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है, x में। किसके सापेक्ष हो रहा है, x के। नीचे वाली राशि के सापेक्ष होता है और ऊपर वाले में परिवर्तन होता है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d/dx x की पावर 1, यस और नो, लिख सकते हो। तो अब देखो, जैसे ही मैंने इसको x की पावर 1 लिखा, तो क्या ये आपको x की पावर n की तरह नहीं दिख रहा है क्या? देखो x की पावर n, इसके मतलब इसके सिर पर जो संख्या है वो कितनी है, n, और यहाँ पर कितनी है, 1। यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि आपको n की वैल्यू 1 दी हुई है। बताओ इस बात में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कि फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n, तो यहाँ पर n की जगह कितना लिखा हुआ है, 1। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पावर है उसको आगे लिखो, तो पावर कितनी है, 1, तो 1 को मैंने आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई। बाद में देखो फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n-1, यानी n में एक की कमी, n है कितना, 1, तो 1 में 1 की कमी करो तो क्या आ गया, 1 into x, और x की पावर 0। और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी राशि की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो x की पावर 1 का जो अवकलन है वो कितना आ गया, 1। तो d/dx x is equal to 1। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की, अर्थात कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए कि x का आपको अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, तो dx/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जैसे दूसरा केस ऐसे दे दिया जाए आपको, कि आपको मैंने एक इक्वेशन दे दी और बोला है, यहां पर मान लो क्वेश्चन था y बराबर x, तो आपको निकालना क्या था, dy/dx। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं y बराबर x की पावर 2, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, dy/dx, तो d/dx y की वैल्यू यहां पर पुट करो, x स्क्वायर। अब देखो फिर ये x की पावर n की तरह बन गया, तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना, n x की पावर n-1। सबसे पहले तो देखो n कितना है, तो x की पावर में जो होती है वो n को बताता है, तो बताओ यहाँ n का मान कितना है, 2 है। तो देखो इसको सोल्व करो, तो d/dx, अब देखो n का मान 2 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n, तो n लिख दो 2, x की पावर n-1, तो यहाँ पर n कितना है, 2, तो 2x 2 की पावर -1, तो यहाँ से बताओ 2x की पावर 1, तो कितना आ गया, 2x। तो जब x स्क्वायर का आप अवकलन करते हो तो मान कितना आ जाता है, 2x आ जाता है। तो देखो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला कि x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 1, x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं y बराबर x की पावर 3, तो देखो आप इसको शॉर्ट में करो कि सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो देखो n कितना है, तो x के सिर पर जो लिखा हुआ होता है ना वो n को बताता है, तो देखो n कितना है, 3, तो पहले जो n है उसको आगे लिखो, फिर x n-1, n कितना है, 3, तो 3-1, तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो x की क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर। अब है ना, रट के मत बैठना कि भाई x का अवकलन 1 होता है तो y का कितना होगा। अगर y का भाई y के सापेक्ष अवकलन करते हो तो 1 होता है, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और y क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि t स्क्वायर का अवकलन बताओ, तो देखो x स्क्वायर का 2x होता है, तो सिंपल सी बात है t स्क्वायर का अवकलन भी कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। t की पावर अगर मैं 3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक दो माइनस के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं ताकि आसानी हो। जैसे मैं क्वेश्चन में आपको दे दूं, क्वेश्चन है कि y बराबर x की पावर -4 का आप क्या करो, अवकलन करो। तो अवकलन क्या कहता है कि dy/dx इज इक्वल टू d/dx, y की जगह आप रख दो x की पावर -4। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि n x की पावर n-1। अब मुझे बताओ n की जगह कितना है यहाँ पर, -4, तो -4 को आगे लिख दो, x n-1 -4 -1, तो -4 -1 कितना हो गया, -5, तो -4 x की पावर -5। ये किसका अवकलन आ गया, ये आ गया x की पावर -4 का। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि y इज इक्वल टू x की पावर -3/2, ये भी आप आराम से कर लोगे, n को बाहर ले लो, -3/2 x और -3/2 -1, इसको सोल्व कर लेना। तो पहला जो अवकलन का फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n, और उसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। अब देखिए सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो इसी फॉर्मूले से बनते हैं। जैसे
अक्स का अवकलन पूछ सकता है, अक्स स्क्वायर का हो गया। मोस्टली यहां से अक्स आपने क्या बातें सीखी कि अक्स का अवकलन 1 अक्स के सापेक्ष, अक्स स्क्वायर का 2x, अक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे t भी आ सकता है, जैसे मैं t स्क्वायर का पूछूंगा तो 2t हो जाएगा, y स्क्वायर का पूछूंगा तो 2y हो जाएगा। अब हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब जो इसका दूसरा फॉर्मूला है वो ये कहता है कि किसी भी नियतांक का अवकलन कितना होता है, 0। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने क्या बताया था कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास क्वेश्चन में है कि y बराबर 5 और मैंने कहा कि इसमें आप अवकलन बताओ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 5। अब बताओ 5 तो क्या एक संख्या, तो बताओ इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका अवकलन बताओ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी राशि दिख जाए ना, कोई भी संख्या दिख जाए ना, तो उसका अवकलन हमेशा क्या होगा, 0। जैसे मैं बोल दूं y बराबर 16 और पूछूं अवकलन बताओ, तो आप तुरंत dy बाई dx अपॉन क्या लिख दोगे, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक संख्या, और संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और अवकलन एक्चुअल में है क्या, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि अवकलन किसका मेजरमेंट करता है, अवकलन मेजरमेंट करता है परिवर्तन की दर का। तो जब परिवर्तन ही नहीं है तो परिवर्तन की दर कहां से निकालोगे, तो संख्या का अवकलन कितना होता है, 0। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, d बाई डी एक्स सी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है c dx अपॉन dx। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नियतांक के साथ अगर कोई वेरिएबल आ जाए, कोई राशि आ जाए, तो उसका अवकलन किस प्रकार करोगे। तो देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू 4x दे दिया और कहा कि इसका अवकलन करो। अब मैंने क्या कहा था कि y बराबर अगर 4 देते तो आप तुरंत क्या कर देते, 0। बट यहाँ पर देखो y बराबर क्या है, 4x, और यहाँ पर भी क्या लिखा है, cx। तो आप देखो c का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू x। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि c को बाहर ले लो और d अपॉन dx और यहाँ पर जो वैल्यू है वो रख दो। तो बताओ c का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 4, d बाई dx और यहाँ क्या आ गया, x। और मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है अक्स का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 1। तो यहाँ अवकलन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, अगर दोनों साथ आ रहे हैं तो कांस्टेंट को आप साइड में लोगे और वेरिएबल का क्या करोगे, अवकलन। वेरिएबल जो चेंज होता है, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस प्रकार दे दूं कि 4x3 का अवकलन करो, ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो इसी प्रकार का है भाई, cx है। अब यहाँ देखो पावर 1 है और यहाँ पावर क्या है, ज्यादा है, बट है तो cx ही ना। मतलब एक कांस्टेंट राशि है और एक क्या है, वेरिएबल। तो मैंने क्या कहा था कि कांस्टेंट को तो आप साइड में ले लो, ले लिया। अब जो राशि बची है उसका आप अवकलन करो। तो x क्यूब का अवकलन मैंने क्या बताया था अभी अभी, 3x स्क्वायर, तो 4। इसका अवकलन क्या आ गया, 3x स्क्वायर। आप 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12x स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूं और मैंने लिख दिया y बराबर 5x की पावर 2/3, तो बताओ इसका अवकलन कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, अब x की क्यूब का अवकलन करो तो d अपॉन dx x की पावर 2/3 का अवकलन करोगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n x की पावर n-1। तो 5 2/3 x की पावर 2/3-1। तो इसको सोल्व कर लो तो ये इसका क्या आ जाएगा, अवकलन आ जाएगा। तो ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो ये है कि एक नियतांक हो और एक परिवर्तनशील राशि हो, तो नियतांक को साइड में रखो और परिवर्तनशील राशि का क्या करो, अवकलन करो और उसको सोल्व करो। अब नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला है अवकलन का, जैसे मैंने बोल दिया कि e की पावर x का अवकलन करो, तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर x। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि log x का अवकलन करो, तो जो log x का अवकलन होता है वो होता है 1/x, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपको कि sin x का अवकलन क्या होता है, तो sin का अवकलन क्या होता है, cos x। नेक्स्ट cos का अवकलन अगर मैं पूछूं तो -sin x। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक और तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे d/dx मैं आपसे पूछूं कि sin ax का अवकलन बताओ, किसका बताओ, sin ax का।
तो साइन ax का देखो, साइन का तो क्या हो जाएगा cos ax, और cos ax का क्या हो जाएगा a। उसी प्रकार अगर यहाँ मैं d अपॉन dx cos ax रखूं तो क्या हो जाएगा माइनस a साइन ax। इसी प्रकार नेक्स्ट cos हो गया, तो tan का अवकलन, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, 9 sec x का होता है sec x tan x। एक दो और फॉर्मूले, जैसे sin a x अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए। उसी प्रकार cos ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। आप इतने फॉर्मूले याद करो, फिजिक्स में इनसे बाहर आपको किसी भी प्रकार का कोई अवकलन नहीं पूछा जाता, इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है। पहले मैंने 3 बता दिए थे, उसके बाद देख लो 11 फॉर्मूले हैं। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, log x का 1/x, sin का cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, sec का sec x tan x, sin ax का a cos ax का माइनस a sin ax प्लस b का क्या हो जाएगा a cos ax प्लस b, और cos ax प्लस b का क्या हो जाएगा माइनस a sin ax प्लस b। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, इनको सीधा आपको याद करना है कि sin x का अवकलन कितना होता है cos x। अब देखिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे, तो देखिए जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x प्लस टेन x। अब इसका आपको क्या करना है अवकलन करना है, अर्थात dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो e की पावर x, तो आप ऐसे लिखोगे d बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस d बाई डी एक्स साइन x प्लस d बाई डी एक्स टेन x। अब मुझे बताओ e की पावर x का अवकलन कितना होता है, अभी अभी पढ़ा है e की पावर x प्लस साइन x का cos x प्लस टेन x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस cos x प्लस sec स्क्वायर x। अब रट के मत बैठना, जरूरी नहीं e की पावर y आ गया, तो अगर यहाँ पे e की पावर y होता, यहाँ पर sin y होता और यहाँ पे tan y होता तो सेम ही हो जाता, x की जगह क्या आ जाता y। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं आपको कि y बराबर e की पावर 2x प्लस cos x प्लस log x प्लस sec x। अब इसका आपको पूछा जाए कि अवकलन बताइए, तो पहले तो वही तरीका कि सबके आगे आप क्या लिखोगे d बाई डी एक्स लिखोगे। ठीक है, e की पावर 2x प्लस d बाई डी एक्स cos x प्लस d बाई डी एक्स log x प्लस d बाई डी एक्स sec x। अब देखिए e की पावर x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। अब जैसे मैं e की पावर ax लिखूं तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर ax का क्या हो जाएगा e की पावर ax, और ax का क्या होता है, अब देखो a तो क्या है नियतांक, तो मैंने क्या कहा था इसको तो आप साइड में ले लो और इसका अवकलन करो, तो dx अपॉन dx कितना होता है 1। तो e की पावर ax का याद रखना, ये भी उनमें लिख लेना अगर आपने नहीं लिखा है कि a e की पावर ax। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है e की पावर 2x है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि a, तो बताओ यहाँ पर a से कंपेयर करो तो a का मान कितना है 2e 2 की पावर x, तो इस पहले का अवकलन क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x, cos का क्या होता है माइनस साइन x, log का क्या होता है 1 अपॉन x, और sec का क्या होता है sec x tan x। तो ये क्या आ गया इसका अवकलन आ गया। तो ये है अवकलन का तरीका और ये है अवकलन के फॉर्मूले। अवकलन होता क्या है, अवकलन का मतलब है कि ये मेजरमेंट करता है किसी भी राशि में रेट ऑफ चेंज का, यानी परिवर्तन की दर मापता है। अगर आपको कोई संख्या दिखती है तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नियतांक के साथ अगर कोई वेरिएबल है तो आप नियतांक को साइड में रखोगे, वेरिएबल का क्या करोगे अवकलन करोगे, और ये बाकी के आपको क्या रखने हैं फॉर्मूले याद रखने हैं। इतना आपके लिए 11th और 12th में जो समाकलन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। अगर आप इतने फॉर्मूले याद रखते हो तो इतने से आप हर एक अवकलन कर पाओगे। अब देखिए जो
क्वेश्चंस पूछने का तरीका है 11th और 12th में, वो सीधा नहीं पूछता। आपको बहुत कम चांस ऐसे मिलेगा कि sin x का अवकलन बताओ, cos का बताओ। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे x का मैंने मान दे दिया कि 4t स्क्वायर 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 9 दे दिया, और आपसे पूछेगा कि वेग बताइए और एक्सीलरेशन बताइए। ठीक है, आपको x की वैल्यू दी हुई है कि 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 9, पूछा क्या? आपको वेग पूछा है और त्वरण पूछा है। यहाँ पर x क्या है? विस्थापन है। तो अब देखो ये जो बेसिक चीजें हैं कि विस्थापन से आप वेग निकालते हो, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन dt, अर्थात विस्थापन में परिवर्तन की दर। और त्वरण क्या कहता है? dv अपॉन dt, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर आपको विस्थापन से वेग पर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। और वेग से त्वरण पर जाना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं वेग निकालता हूं। तो वेग का मैंने फॉर्मूला क्या है बताया आपको, v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। अब देखिए d अपॉन dt, x की वैल्यू रखो तो 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 9। ठीक है, अब इन सबको अलग अलग लिख लो। तो d बाई डी टी 4t क्यूब प्लस d बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी 8t प्लस d बाई डी टी 9। अब मुझे बताओ ये क्या दिख रही है आपको? संख्या, और संख्या का अवकलन कितना होता है? 0। तो ये पद तो गायब हो गया। अब मुझे बताओ ये देखो cx की तरह नहीं दिख रहा क्या? तो मैंने क्या कहा था कि एक कांस्टेंट हो और उसके साथ अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को तो आप क्या करो? बाहर ले लो और बाकी को रख दो सीधा का सीधा। तो t क्यूब सही लिखा है। नेक्स्ट में देखो ये संख्या और ये वेरिएबल, तो संख्या को बाहर ले लो 3d बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी संख्या को बाहर ले लो d बाई डी टी टी। अब देखो आपको मैंने सारे अवकलन बताए हैं। t यानी x का अवकलन कितना होता है? 1। t स्क्वायर का अवकलन, x स्क्वायर का क्या था? x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर x 4 होता तो 4x क्यूब। तो अब मुझे बताओ 4t क्यूब का अवकलन, 3t स्क्वायर यहाँ x था तो 3x स्क्वायर अगर यहाँ t है तो क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर का 2t प्लस 8 और t का कितना होता है? 1। तो आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8। ये आपके सामने किसका मान आ गया भैया? ये आपके सामने मान आ गया वेलोसिटी का। अब आपको क्या निकालना है? त्वरण। तो त्वरण के लिए आपको वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा? dv अपॉन dt। तो वही तरीका d अपॉन dt, v की वैल्यू यहां से रखो, देखो कितनी है? 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8। वही तरीका अलग अलग लिख दो। तो d अपॉन dt 12t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt 6t प्लस d अपॉन dt 8। अब देखो वही तरीका, जो संख्या है उसको तो बाहर ले लो, तो 12 है d बाई डी टी टी स्क्वायर। यहाँ पे भी संख्या है बाहर ले लो 6 d बाई डी टी टी प्लस यहाँ पे तो सीधा ही देख लो ये संख्या है तो संख्या का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। अब मुझे बताओ t स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2t। तो 12 इंटू 2t प्लस 6 और t का अवकलन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24t प्लस 6। ये क्या आ गया आपके सामने? एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार आपको अवकलन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x की वैल्यू दे दी, आपको v पूछ लिया, a पूछ लिया। तो ये था अवकलन। तो अवकलन, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो और आप पूछना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।